हेलो फ्रेंड्स, अनक्लिक सोंडर्स अपनी थ्योरी क्लासेस अपन स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 15 अपना चल रहा था। चैप्टर नंबर 15 इसका नाम था पेरी ऑपरेटिव केयर। ठीक है, जिसका पार्ट फर्स्ट अपन स्टडी कर लिया था। इस पेरी ऑपरेटिव केयर में दो चीज़ें थी, प्री ओप्स और दूसरा पोस्ट ओप्स। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में अपन ने प्री ओप्स पढ़ लिया। आज अपन डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर तो केयर गिवन ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। ऑपरेशन के बाद में जो पेशेंट को केयर दी जाती है उसको अपन बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो ये केयर जो होती है ये सिस्टम वाइज होती है, बॉडी के सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो केयर दी जाती है पेशेंट को, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 193 जो है 193, इस पे एक इंपॉर्टेंट बिंदु दिया हुआ है कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में असेस चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? असेस ब्रीथिंग साउंड। ठीक है, और यदि अपने को स्ट्राइडर और वीजिंग ब्रीथिंग साउंड मिल रहा है तो इट विल इंडिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन? एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, एंड ब्रोंकोस्पाज्म एंड लेरिंगोस्पाज्म, कि यदि अपने को ब्रीथिंग में स्ट्राइडर मिल रहा है, ठीक है, ब्रीथ साउंड में अपने को स्ट्राइडर मिल रहा है या फिर वीजिंग साउंड अपने को मिल रहा है, तो ये इंडिकेशन हो सकता है एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन का और ब्रोंकोस्पाज्म या फिर लेरिंगोस्पाज्म का। वहीं अपने को यदि क्रैकल या फिर रोंकी साउंड मिल रहा है, ब्रीथिंग साउंड की बात हो रही है, तो इट विल इंडिकेट एटिलेक्टेसिस, न्यूमोनिया या फिर पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, दोनों ही साउंड अपने को ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी केयर की। तो देखिए मॉनिटर एयरवे पेटेंसी। सबसे पहले अपने को एयरवे का पेटेंसी मॉनिटर करना होता है। पेटेंसी का मतलब होता है एयरवे जो है वो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन होना, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। पेटेंसी का मतलब दूसरा ये भी होता है, पेटेंसी जो है, पेटेंसी का मतलब होता है ओपन। ठीक है, ओपन होना चाहिए एयरवे। ठीक है, तो एयरवे पेटेंसी अपन मॉनिटर करेंगे। एडिक्वेट वेंटिलेशन मॉनिटर करेंगे कि प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल कर पा रहा है और CO2 जो है वो एक्सहेल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ये अपन मॉनिटर करेंगे। और मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP अपन मॉनिटर करेंगे। साथ ही एक्सटूबेटेड पेशेंट जिसको अभी एक्सटूबेट किया है, जिसको 80 ट्यूब अपन ने रिमूव किया है, ठीक है, वेंटिलेटर से जिसको अभी हटाया है यदि वेंटिलेटर पे था तो, ठीक है, तो यदि पेशेंट को अपन ने एक्सटूबेट किया है तो मे नॉट बी एबल टू ब्रीथिंग, कुछ टाइम के लिए वो अपने आप से ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, उसको असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इफ सिक्रेशन प्रेजेंट कहाँ पे? एयरवे में, इन एयरवे, देन प्रोमोट कफिंग एंड सक्शन। यदि एयरवे में सिक्रेशन है तो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अपन बोलेंगे कि आपको क्या करना है, आपको कफिंग करनी है डीप ब्रीथिंग के साथ में, और यदि वहाँ कफिंग के द्वारा भी सिक्रेशन रिमूव नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, सक्शन करके उस सिक्रेशन को बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मॉनिटर SpO2 विथ पल्स ऑक्सीमेट्री। SpO2 नॉर्मली कितना होता है? 95 to 100% होता है। ठीक है, इट शुड बी मोर देन 95%। ठीक है, एटलीस्ट तो इतना होना ही चाहिए। किसकी सहायता से एसेस करेंगे? पल्स ऑक्सीमेट्री की सहायता से। ठीक है, एंड CO2 लेवल भी अपन मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग आफ्टर सर्जरी। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नोट रेस्पिरेशन रेट डेप्थ। रेस्पिरेशन का रेट और डेप्थ अपने को क्या करना है? मॉनिटर करना है, नोट करना है। इट शुड बी विद इन 10 to 30 ब्रीथ पर मिनट। नॉर्मली कितना होना चाहिए? 10 से 30 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मॉनिटर द, ये सारे के सारे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। यदि कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसको अपन मॉनिटर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट, इफ SpO2 लेस देन 95% देन कॉल द सर्जन। ठीक है, SpO2 मोर देन 95% होना ही चाहिए। चलिए, ये हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम की केयर। अब अपन बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की केयर। तो मॉनिटर द सर्कुलेशन स्टेटस। फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी स्टेटस अपन किन किन तरीकों से मेजर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं? तो अपन कर सकते हैं स्किन का कलर चेक करके कर सकते हैं। ठीक है, रेड कलर होना चाहिए, यदि पेल कलर है इसका मतलब सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट, पेरिफेरल पल्स अपन चेक कर सकते हैं।
कैपिलरी रिफिल अपने को चेक करनी होती है। कैपिलरी रिफिल कैसे चेक करेंगे? अपनी अंगुली जो है उस अंगुली को कुछ टाइम के लिए दबा करके देखेंगे और यदि अपने को रेडनेस तुरंत मिल रहा है, लेस देन 3 सेकेंड में अपने को वापस रेडनेस मिल रहा है, तो इसका मतलब कैपिलरी रिफिल नॉर्मल है। और यदि मोर देन 5 सेकेंड यदि कैपिलरी रिफिल टाइम है तो इसका मतलब सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन? अब्सेंस ऑफ एडिमा, किसी भी प्रकार का एडिमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडिमा हो रहा है तो इसका मतलब सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है कोई न कोई। ठीक है। नेक्स्ट, नंबनेस टिंगलिंग अपन असेस कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन किस में मॉनिटर कर रहे हैं? सर्कुलेटरी स्टेटस में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या क्या और नेक्स्ट चीज़ें सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसके रिगार्डिंग अपन चेक करते हैं। तो मॉनिटर द ब्लीडिंग। कौन सी ब्लीडिंग? जहाँ पे ऑपरेशन किया हुआ है उस साइट पे तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ये अपने को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट, असेस द पल्स रेट, रिदम, रेट और रिदम अपने को चेक करनी होती है। क्यों? क्योंकि यदि पल्स अपने को बाउंडिंग मिल रही है तो इट विल द इंडिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन एंड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। ठीक है। कि यदि बाउंडिंग पल्स होती है तो ये किसका इंडिकेशन है? हाइपरटेंशन का इंडिकेशन हो सकता है या फिर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस का इंडिकेशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं। मॉनिटर द बीपी, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है फॉर द हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। पेशेंट को पोस्ट ऑप्स पीरियड में हाइपरटेंशन भी हो सकता है और हाइपोटेंशन भी हो सकता है, दोनों ही अपने को बीपी चेक करके मॉनिटर कर लेना है। नेक्स्ट, मॉनिटर हार्ट रिदम एंड डिसरिथमिया। हार्ट का जो रिदम है वो अपने को मॉनिटर करना है। डिसरिथमिया यदि हो रहा है तो उसको भी अपन मॉनिटर करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मॉनिटर पेशेंट फॉर वीटीई रिस्क। वीटीई का रिस्क हमेशा पोस्ट ऑप्स के बाद में कभी भी कोई सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद में VTE ये रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। जिसका पूरा नाम है, लिख लेना साइड में, एनक्लिक्स में नहीं दिया हुआ है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। यानी जो वेन है उन वेन के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाना और उस थ्रोम्बस का डिसलॉज हो के बाद में एम्बोलाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, यानी मूव हो जाना। ठीक है। तो पोस्ट ऑप्स पीरियड में ये जो वीनस थ्रोम्बोसिस जो है, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जो है, इसका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। कोई भी क्लोट सर्कुलेशन में मूव होने का रिस्क बढ़ जाता है, उसको अपन बोलते हैं VTE रिस्क। तो इस रिस्क को अपन क्या करेंगे? इस रिस्क को अपन मॉनिटर करेंगे। ठीक है। इफ इंक्रीज द रिस्क, यदि ये रिस्क इंक्रीज हो थ्रोम्बस बनने का तो यूज द एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग डिवाइस। ठीक है। जो स्टॉकिंग गारमेंट्स होते हैं वो एक बार फोटो देख लेना आप, वो अप्लाई किए जाते हैं, उनके अंदर थोड़ा वो बॉडी में पहना करके प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं? न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस भी अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये डिवाइस पैरों में, हाथों में पहना दी जाती है और उसके बाद में ये एंटी एम्बोलिक स्ट्रोकिंग डिवाइस होती है। इसके बाद में थक्का जो है वो स्टक नहीं होता। ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन? और अपन कर सकते हैं लेग एक्सरसाइज प्रोवाइड करवा सकते हैं और पेशेंट को मोबाइल करवा सकते हैं। मोबाइल मतलब थोड़ा मूवमेंट करवाएंगे ताकि जो क्लोट जो जम रहा है वो डिसलॉज हो वहाँ से। ठीक है। वो क्लोट फॉर्मेशन ही नहीं हो। ठीक है। क्योंकि ब्लड यदि स्टेसिस रहेगा, यदि जमा रहेगा, यदि पेशेंट मूवमेंट नहीं करेगा तो ही आर्टरीज में, वेन में जो क्लोट है वो फॉर्मेशन होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है। तो इसलिए अपन मोबाइल करवाएंगे, पेशेंट को मोबिलाइज करवाएंगे या लेग एक्सरसाइज करवाएंगे या पेशेंट को अपन एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग डिवाइस प्रोवाइड करवाएंगे या फिर न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस अपन प्रोवाइड करवाएंगे। ये दोनों तो लगभग एक ही चीज़ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी पॉइंट, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के रिगार्डिंग क्या क्या केयर पोस्ट ऑप्स पीरियड में प्रोवाइड करवानी होती है। तो असेस करेंगे, असेस द पेशेंट फॉर मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब होता है हाथों पैरों की मूवमेंट जो है वो अपन पेशेंट को करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि पोस्ट ऑप्स पीरियड है, इसलिए पेशेंट के जो मूवमेंट्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो अब उसको वापस अपने को रिज्यूम करवाना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिव्यू द पोजिशन अकॉर्डिंग टू सर्जन्स ऑर्डर। जो सर्जन ने ऑर्डर किया हुआ है वो पोजीशन अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। और पोजीशन जो है वो पेशेंट नर्स का इंडिपेंडेंट राइट भी होता है। वो अपने आप से भी किसी की बिना प्रिस्क्रिप्शन के, किसी की बिना इजाज़त के भी पेशेंट को खुद से भी वो पोजीशन प्रोवाइड करवा सकती है। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, और क्या कर सकते हैं अपन? एम्बुलेट द पेशेंट। पेशेंट को थोड़ा एम्बुलेट करेंगे, थोड़ा मोबाइल करवाएंगे, इधर उधर थोड़ा चलना फिरना उसको सिखाएंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइड हाई फाउलर पोजीशन टू एनकरेज ब्रीथिंग। हाई फाउलर पोजीशन, ये वाली पोजीशन। ठीक है। इस पोजीशन में ब्रीथिंग डिफिकल्टीज डिक्रीज होती है। ठीक है। तो ये पोजीशन अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ई पॉइंट अपना, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के रिगार्डिंग अपन क्या क्या केयर जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस।
ठीक है, ये अपन चेक करेंगे पेशेंट चेक कॉन्शियस है या नहीं है। चेक ओरिएंटेशन ऑफ पेशेंट। अच्छा, ओरिएंटेशन चेक करने का तरीका क्या होता है, पर्सन को टाइम, पर्सन प्लेस का ज्ञान है या नहीं है। ठीक है, टाइम मतलब समय क्या हुआ है, पर्सन मतलब तुम्हारे सराउंडिंग लोग कौन कौन है, और प्लेस का मतलब तुम किस स्थान पर हो। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पूछेंगे अपन। तो ये तीनों चीज़ें किस में आती है, ओरिएंटेशन में। ये चेक करेंगे पेशेंट का। और क्या चेक करेंगे, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में सेंसरी एंड मोटार रिफ्लेक्स जो है ये अपन चेक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अपने को क्या मैनेज करना होता है, टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर पेशेंट का मेंटेन है या नहीं है, तो मॉनिटर द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर मॉनिटर करेंगे। तो यदि टेम्परेचर 97 फ़ारेनहाइट से 99 फ़ारेनहाइट यदि है तो इसका मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर है। सेल्सियस की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। और अपन चेक करेंगे मॉनिटर द हाइपोथर्मिया, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज आ जाता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया। ठीक है, एनेस्थेसिया क्या करता है, हाइपोथैलेमस को क्या करता है, सेडेट करता है, तो इस वजह से हाइपोथर्मिया का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रोवाइड द ब्लैंकेट, अपन क्या करेंगे, ब्लैंकेट और ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया टेम्परेचर मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है उसको अपन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कैसे मैनेज करेंगे। तो चेक द सर्जिकल साइट, ड्रेन, वाउंड, ड्रेसिंग। ठीक है, तो ये अपने को क्या करना है, चेक करना है। सर्जिकल साइट को चेक करना है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। ड्रेन्स जितने भी लगा रखे हैं, ड्रेन का मतलब है जो सक्शन, जो मतलब वाउंड के ऊपर, ये मान लीजिए कोई वाउंड है, इसके ऊपर एक ट्यूबिंग लगा करके नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है ताकि जो अंदर का जो सिक्रेशन है, जो पस वगैरह वो बाहर आ जाए, उसको बोलते हैं ड्रेन्स। ठीक है, एंड वुंड ड्रेसिंग, ये अपने को प्रॉपर तरीके से करते रहना है। नेक्स्ट, इफ़ ब्लीडिंग, यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो सर्जन को नोटिफाई करो। इफ़ पुरुलेंट डिस्चार्ज यानी कि इन्फेक्शन की का रिस्क है तो भी सर्जन को नोटिफाई करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चेक द स्किन इंटेग्रिटी। स्किन इंटेग्रिटी इंटैक्ट होनी चाहिए स्किन। ठीक है, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, यदि ऐसा है तो इनको डॉक्यूमेंट करो, इनको आइडेंटिफाई कर लो, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट, मेंटेन ड्राई स्किन एंड क्लीन। स्किन जो है वो मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, यूज स्टेराइल टेक्निक्स ड्यूरिंग वुंड ड्रेसिंग। ड्रेसिंग अपन कर रहे हैं तो उस दौरान अपने को स्टेराइल टेक्निक काम में लेनी है, न कि क्लीन टेक्निक। दो टेक्निक होती है, एक क्लीन टेक्निक होती है और एक स्टेराइल टेक्निक होती है। क्लीन टेक्निक अपन मेडिकल जो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं उस कंडीशन में अपने को क्लीन टेक्निक काम में लेनी होती है, जबकि यदि कोई इन्वेजिव प्रोसीजर है तो उसमें अपने को स्टेराइल टेक्निक काम में लेनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूज 4x4 गोज पीस। जो 4x4 इंच का, 4 इंच गुणा 4 इंच का जो गोज पीस है उससे अपने को क्या करना होता है, और जो कि ऑटोक्लेव्ड होने चाहिए, ठीक है, स्टेराइल होना चाहिए, वो अपन क्या करेंगे, ड्रेसिंग में काम में लेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। पोस्ट ऑप्स पीरियड में अपन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को भी अपने को बैलेंस रखना होता है। तो मॉनिटर द इनटेक आउटपुट एंड हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट। हाइड्रेशन स्टेटस, ठीक है, ये अपन मॉनिटर करेंगे। एंड मॉनिटर द साइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंस, ये अपन आइडेंटिफाई करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के रिगार्डिंग अपन क्या क्या केयर प्रोवाइड करवाएंगे। तो मॉनिटर द नोजिया वोमिटिंग, इनटेक आउटपुट, चेक द पेटेंसी ऑफ नेजोगेस्टिक ट्यूब। जो यदि अपन ने नेजोगेस्टिक ट्यूब लगा रखी है तो उसकी पेटेंसी अपन चेक करेंगे। एब्डोमिनल डिस्टेंस अपन चेक करेंगे। देखिए एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों होगा, क्योंकि पोस्ट ऑप पीरियड में पेशेंट क्या है, अभी भी उसको एनेस्थेसिया से वो रिमूव हुआ है, होश में आ रहा है, तो पेरिस्टालिसिस उसका डिक्रीज होगा। पेरिस्टालिसिस मोमेंट जो है वो उसकी डिक्रीज होगी, इस वजह से एब्डोमेन जो है उसमें डिस्टेंशन, हवा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये अपन चेक करेंगे। और क्या चेक करेंगे, फ्लैटस चेक करेंगे कि वो एयर जो गैस वगैरह है वो पास आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि कर रहा है तो इसका मतलब पोस्ट ऑप्स पीरियड में उसकी पेरिस्टालिसिस मोमेंट स्टार्ट हो रही है, इसलिए जो फ्लैटस है वो पास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या करेंगे अपन, बोल साउंड अपन सुनेंगे। तो नॉर्मल बोल साउंड क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो नॉर्मल बोल साउंड इज बोर बोगमी। ठीक है, नॉर्मल बोल साउंड को अपन बोलते हैं बोरबोर्गमी साउंड, ये होना जरूरी है। इसका मतलब पेशेंट जो है वो नॉर्मल GIT हैबिट में आ रहा है। ठीक है, तो ये सब अपन चेक करेंगे। और क्या करेंगे, इंक्रीज एम्बुलेशन। यदि पेशेंट को थोड़ा चलना फिरना सिखाएंगे तो उससे क्या होगा, इंक्रीज पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बढ़ेगी। ठीक है, जो कि अपन चाहते हैं। नेक्स्ट और क्या करते हैं, ओरल हाइजीन प्रोवाइड करना एवरी 2 आवर। अपने को पेशेंट को ओरल हाइजीन प्रोवाइड करवाना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, मेंटेन NPO, नथिंग पर ओरल,
अंटिल गैग रिफ्लेक्स अकर, जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आ जाते पेशेंट में और पेरिस्टालिसिस प्लस पेरिस्टालिसिस मोमेंट नहीं आ जाती, तब तक अपन नथिंग पर ओरल रखेंगे, एनपीओ पे रखेंगे पेशेंट को, ठीक है। और जब अपने को डाइट स्टार्ट करनी होती है तो सबसे पहले अपन लिक्विड स्टार्ट करेंगे, देन फॉलोड बाई ये ऐसे लिखा है मैंने FB, फॉलोड बाई, ठीक है, सेमी सॉलिड डाइट एंड देन फॉलोड बाई सॉलिड डाइट। यानी फॉलोड बाई का मतलब होता है के बाद, ये लिख लेना, एनक्लेक्स में आपको हज़ारों जगह मिलेगा ये देखने के लिए, FOLLOWED, फॉलोड बाई, लिख लो साइड में, के बाद, ठीक है, ज़रूरी है ये चीज़ें, वरना आप एनक्लेक्स की लैंग्वेज कभी नहीं समझ पाओगे। लिक्विड डाइट, ये सेंटेंस मैंने क्या लिखा है वापस बता देता हूँ, लिक्विड डाइट देंगे फॉलोड बाई सेमी सॉलिड डाइट फॉलोड बाई सॉलिड डाइट, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में स्टार्ट किससे करेंगे, लिक्विड डाइट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में सेमी सॉलिड डाइट देंगे और उसके बाद में सॉलिड डाइट अपन देंगे, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा है इसमें। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीनल सिस्टम के रिगार्डिंग अपन क्या क्या कह देंगे। तो असेस द ब्लडर डिस्टेंशन, ठीक है, ब्लडर डिस्टेंशन तो रहेगा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि अभी रिसेंटली पोस्ट ऑफ पीरियड से रिकवर हो रहा है, ठीक है, सर्जरी के बाद पेशेंट रिकवर हो रहा है, तो ब्लडर डिस्टेंशन रहेगा, ब्लडर फुल रहेगा यूरिन से, क्योंकि सर्जरी के दौरान बहुत सारा आईवी फ्लूइड उसको दिया गया है, तो वो डिस्टेंशन रहेगा ब्लडर। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, ठीक है, इफ लेस देन 30 ml पर आवर यदि यूरिन आउटपुट हो रहा है तो इट विल अबनॉर्मल इंडिकेशन, ठीक है, यानी कि अपने को डॉक्टर को कॉल करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, नॉर्मली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि नॉर्मली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट जो है यूरिनेट करता है 6 to 8 आवर आफ्टर सर्जरी, एटलीस्ट 200 ml, ठीक है, 200 ml फ्लूइड जो यूरिन है वो पास करेगा, कब, 6 से 8 घंटे बाद में सर्जरी के, ठीक है। एक बात ध्यान में ये रखनी है कि यूरिन आउटपुट जो है, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लेस देन 30 ml, एक घंटे में यदि 30 ml से कम है तो ये अपन किसको, अपन ये अबनॉर्मलिटी है, ये अपन डॉक्टर को कॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये क्या बोल रहा है ये पॉइंट, कि 6 से 8 घंटे के बाद में पेशेंट यूरिनेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया, ये बताया है कैथेटर का, यूरिनरी कैथेटर अपन ने क्या कर रखा है, अप्लाई कर रखा है, ठीक है, यूरिनरी कैथेटर अपन ने अप्लाई कर रखा है, तब 30 ml एटलीस्ट एक घंटे में पास आउट होना चाहिए, ठीक है। और ये पॉइंट है, पेशेंट अपने आप से कैथेटर रिमूव कर दिया, अपने आप से यूरिन कब करेगा, 6 से 8 घंटे के बाद में यूरिन करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पेन मैनेजमेंट। तो सर्जरी के बाद में पेन मैनेजमेंट जो है वो कैसे करते हैं, चेक द लेवल ऑफ पेन यूजिंग न्यूमेरिकल पेन स्केल, वोंग बेकर फेशियल पेन स्केल, इससे अपन पेशेंट का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेक करके पेन का असेसमेंट कर लेंगे, क्योंकि पेशेंट कई बार बता नहीं पाता है क्योंकि कॉन्शियस वो नहीं होता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉनिटर द डाटा रिलेटेड टू पेन, कौन कौन से डाटा पेन से रिलेटेड हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, इंक्रीज पल्स रेट बढ़ रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, स्वेटिंग आ रहा है, या वो क्राई कर रहा है। एक नाम होता है मोर्निंग, MOANING, एनक्लेक्स में है ये नाम मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है, मतलब कुछ भी साउंड, अबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, ऐसे हाँ ऐसे, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉर्निंग साउंड, ठीक है। तो ये अगर क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको, कोई दर्द है उसको, ठीक है। क्राई कर रहा है, SpO2 यदि डिक्रीज होता जा रहा है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यदि डिक्रीज है और रेस्पिरेशन बढ़ गया, तेज तेज सांस ले रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको पेन है, तो ये अपन इससे असेस कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है एडमिनिस्टर द पेन मेडिसिन, जो एनालिसिक जो प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा वो अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये थी पोस्ट ऑप केयर। इस वीडियो का चैप्टर नंबर 15 का लास्ट पार्ट एक और बच रहा है, पार्ट 3, ठीक है, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।